तो लास्ट वीडियो में हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है? एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप 100 किलोवाट पावर व्हेन रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 250 रेडियन पर सेकेंड द टॉर्क डेवलप्ड बाय इट विल बी अबाउट। तो इसने पूछ रखी है क्या टॉर्क नहीं दे रखा, जबकि इसने पावर दे रखी है और एंगुलर स्पीड दे रखी है। अब इसी को अगर हम वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से रिलेट करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? या तो वर्क बाय टाइम या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। और इसी को अगर डिराइव करें, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू में एक्स बाय टाइम है तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ऐसे ही आ गया फोर्स बाय में फोर्स इंटू में वेलोसिटी। और इसी को अगर रोटेशन मोशन के चैप्टर से वो करे रिलेट करें तो पावर ऐसा का ऐसा। फोर्स को यहाँ पे कौन डिनोट करता है? टॉर्क। और सिंपल वेलोसिटी को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे तो पावर क्या आ गया? टॉर्क इंटू में वेलोसिटी। पावर दे रखा है 100 किलोवाट और टॉर्क ऐसा का ऐसा, क्योंकि टॉर्क पूछ रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ये दे रखी है। तो आगे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछली बार ब्लर सा हो गया था। वाह यार, स्टार्टिंग में ही दिमाग ख़राब कर दिया। और किलोवाट का क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, ये वाट में कन्वर्ट हो गया। और टॉर्क यहाँ पे था ही, और ये 250 को यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं। 250 को 10 से 10 गया और 25 यहाँ पे क्या आ गया? 4। टॉर्क क्या आ गया? 400 न्यूटन मीटर। टॉर्क ये आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। लेंथ का क्या दे रखा है? लेंथ का 400 तो यही है। अब इससे चेक करेंगे। 11th का ये 4th आ गया। अभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी चलते हैं 12th पे। 12th में क्या दे रखा है? 1 मिनट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द hollow cylinder of mass m and radius r about its axis of rotation is mr square. The radius of gyration of the hollow cylinder about its axis is, तो देखो रेडियस ऑफ गायरेटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m k स्क्वायर, और ये इक्वल केस क्या होता है? इनर्शिया के, यानी कि m k स्क्वायर इज इक्वल टू ये k होता है ना, यही होता है रेडियस ऑफ गायरेटेशन। रेडियस ऑफ गायरेटेशन स्क्वायर नहीं, सिर्फ के की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये इक्वल होता है किसके? ये क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर मास ऑफ इनर्शिया। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? ये दे रखा है इन्होंने क्या? m r स्क्वायर। m से क्या है? m, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट के r स्क्वायर, दैट इज r। आंसर आ गया r सीधा सा 12th का। 12th का 3। 12th का 3 क्या आ गया? अब चलते हैं भाई 13 पे। 13 में क्या है? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज। देखो क्या इसका क्या मतलब? अगर कोई टॉर्क बाहर से नहीं लग रही है तो टॉर्क जो भी है वो कंजर्व होगी। कंजर्व नहीं मतलब कांस्टेंट होगी, कुछ है ही नहीं तो 0। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। और टॉर्क को अगर फोर्स से रिलेट करके देखें तो लीनियर में क्या हो जाएगा? टॉर्क यानी कि फोर्स, और मोमेंट की जगह मास, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या आता है? ए। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टॉर्क 0 दे ही रखा है। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ 0 है तो ये भी तो 0 ही हो जाए, मतलब 0 नहीं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है? चाहे इसमें 1 हो 2 हो कुछ भी हो, इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट नहीं यार, 0 ही हो जाएगा, सॉरी। अगर ये 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आएगा, चेंज होगा ही नहीं। चेंज नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा। अभी हमने बताया था कि ये तो 0 होता ही है, और ये अगर ये भी कांस्टेंट हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? ये पूरा कांस्टेंट आ गया, तो पहले आंसर क्या आ जाएगा?
13 का क्या है, मस्ट बी कांस्टेंट, 13 का फर्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पे गया, 13 का फर्स्ट आ गया। अब चलते हैं हम 14 पे। 14 में क्या दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज। तो देखो इसने क्या दे रखा है कि जैसे, एक मिनट, ये मान लेते हैं हम कोई स्पीयर है ऐसे, और इसके कुछ सेंटर से ऐसे कोई जा रही है, इसको ऐसे मान लो। ये अगर बॉल भी नहीं है पे यार, इसको बॉल मान लेते हैं एक बार के लिए। ये पेज है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और ये मान लिया हमने स्पीयर, एक बार के लिए मान लो कि स्पीयर है, तो इसके सेंटर से तो ऐसे कहीं पे जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो अब चलते हैं, इसका रेडियस क्या दे रखा है आर, और यहाँ पे घूम क्या रहा है, घूम एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है ओमेगा। तो यहाँ पे इसकी पूछ रखी है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर। आर क्या होगा, रेडियस नहीं होता आर होता है डिस्टेंस, ये काम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो, अरे ये जहाँ से मतलब पूछ रखा हो वहाँ से ओमेगा से वेलोसिटी, अरे ओमेगा से डिस्टेंस, यार अब मैं कैसे समझाऊँ। तो यहाँ के लिए ये तो जीरो हो जाएगा ना, ओमेगा यहाँ पे लग रहा है और ये जीरो, ये अगर जीरो है तो ओमेगा चाहे कुछ भी हो, वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या आ गया, 14 का 4। अब देखते हैं 14 का 4, 14 का 4 आ गया। 15 में क्या दे रखा है, 15 में है कि द रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो भी है, द रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज। तो देखो एक बार के लिए इस पेन को मान लेते हैं हम, क्या, इस पेन को मान लिया हमने रोड, और इसके सेंटर कहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म है मान लो, इस निब्बी को, ये नहीं आगे पेन लिखने वाले को, इसको हटा दो तो ये यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म के बीच में, अगर यूनिफॉर्म है तो इसके बीच में कहीं पे होगा, और इसको अगर वो करना हो ना, हम एग्जामाइन कहाँ पे मतलब सेंटर ऑफ मास आएगा, तो इसको यहाँ पे पुट करके देखें, जब ये बैलेंस हो जाए ना पूरा, देखो अब ये बैलेंस है तो यहाँ कहीं पे इसका सेंटर आ रहा होगा, अगर निब नहीं होती तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, लेकिन अभी ये बीच में आ रहा है यहाँ पे, ऐसे ही तो इसके बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तो क्या हो गया, ये तो इसके यहाँ पे जा रहा है, लेंथ ये है एल, मतलब ये पूरी एल है, और इसके बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर तो यही एक्सिस होगी, और ये बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। तो इसके अबाउट जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, mL²/12 ये होता है, और अगर एंड पे पूछें तो mL²/3 ये होता है। और इसी के हिसाब से अगर यहाँ पे करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी दूसरे पेज पे कर लेते हैं भाई, इतना भी कंजूस नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पे करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, mk²= I, और ये k क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, रेडियस ऑफ, हाँ, और अभी ये पूछ रखा था तो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mk² mL²/12, m से क्या है m, k अगर दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k, यहाँ पे तो k बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √L²/12। और क्योंकि देखो ऑप्शंस वगैरह में सारे में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा कि इसको, मतलब सीधा ही ऑप्शन √12 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L² है, तो यहाँ पे सीधा सा वो आ जाएगा L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √12, क्या √12 ऐसा कैसा, k की वैल्यू क्या आ गई L/√212, ठीक है। अब चलते क्या है, पहले इसका आंसर चेक करते हैं 15 का। आज तो वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
सही है, बाकी जल्दी मैं करवा दूंगा चैप्टर। 15 का क्या है, 15 का फर्स्ट है। अब 16 पे चलते हैं। 16 में क्या दे रखा है, 16 पे चलते हैं। इसको भी फोल्ड कर लेता हूँ अगर थोड़ा सा, ठीक है। 16 में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर बिलो a bullet of mass m moving with speed u strike a road AB of mass m and length l at the end of p and get embedded to, मतलब इसके अंदर धस गई into it if initially the road is vertical and hitch and a the the angular speed of the system of just after collision will be। तो इसको मान के लेते हैं, जो दे रखा है पहले तो उसी को बना लेते हैं। ये अगर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे अगर एक कील ठोक दी तो इसको नाम दे दिया ए, और इसको ये दूसरी एंड को बी दे रखा है इन्होंने नाम। तो यहाँ से कोई ऐसे बुलेट आ गई, अगर थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही हो तो उसको अवॉइड कर दो। इसका मास क्या दे रखा है m, और ये वेलोसिटी दे रखी है कितनी v, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, आगे क्या करना है, अगर हम उससे कंपेयर करके देखें क्या बोलते हैं उसको, वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से, तो वहाँ पे सीधा सा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था ये ब्लॉक वाला कि उसके अंदर चली गई ये बुलेट चली गई, तो उसके बाद क्या होता था, हम वो कर लेते थे कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, नहीं मोमेंटम कंजर्व करके m इनिशियल इज इक्वल टू m फाइनल कर लेते थे। इनिशियल में क्या करते थे, बुलेट का मोमेंटम, बुलेट प्लस के m किसका, m का मतलब मोमेंटम, ये चलो p से डिनोट कर देते हैं, p बुलेट प्लस के p बॉक्स इज इक्वल टू p बुलेट प्लस के पी ब्लॉक, ऐसा कुछ आता था तब भी। और ऐसे ही अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, कर क्या लेंगे है ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि देखो इस पे कहीं कुछ फोर्स तो लग ही नहीं रहा, तो ये कंजर्व वैसे का वैसा रहेगा। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का क्या मतलब है, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। एल फाइनल में क्या दे रहे हैं, एल इनिशियल लिखते हैं पहले, या फिर चलो इसको एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल कर लेते हैं। एल इनिशियल में क्या हो जाए, एक तो बुलेट का लिख लेते हैं, एल को दो तरीके से लिख सकते हैं ना, एक तो आर परपेंडिकुलर टू पी, सॉरी एक बार, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल में क्या आ जाएगा, एक तो इसका बुलेट का कर लेंगे, अरे नहीं ये फॉर्मूला मैं कर रहा हूँ, एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, और आर जो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे देखो इस बुलेट के लिए क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा ना, आर तो यही होगा एल, और मोमेंटम एम वी, एल बुलेट क्या हो जाएगा आर इंटू में एम वी, और दूसरा क्या होता है आई ओमेगा, यही होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या करते थे, एल बुलेट प्लस के एल क्या एल रोड इज इक्वल टू एल इनिशियल। यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, एल बुलेट क्या हो जाएगा आर एम वी, यानी कि एल एम वी, और यहाँ पे रोड के लिए क्योंकि देखो ओमेगा तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस के जीरो इज इक्वल टू एल इनिशियल, इनिशियल की यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल फाइनल की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो बाद में तो इसके साथ धस जाएगी, और देखो डायग्राम में भी ये छोटी सी दिखा रखी है, बुलेट तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इसके लिए सीधा सा क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स है छोटा सा, अगर इस रोड के कंपैरिजन में देखें तो इसकी ना तो लेंथ है ना रेडियस है, कुछ भी नहीं है, तो इसको इसके लिए हम क्या मान लेते हैं m, और इसकी l का स्क्वायर ये ले लेते हैं, क्योंकि जब आपने वो पढ़ा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब भी आपने देखा होगा m r स्क्वायर
इसी से स्टार्ट किया था सभी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बुलेट प्लस के, नहीं यहाँ पे तो सिस्टम आ जाएगा ना, सिस्टम, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएगी। आई ओमेगा, ओमेगा निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई अब दोनों के लिए लिखेंगे, एक तो बुलेट के लिए प्लस के आई रोड के लिए। बुलेट का क्या है एम एल स्क्वायर, और बुलेट का, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे लेंथ की तरफ, इसके एंड की तरफ से घूम रहा है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, अगर बीच से घूम रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 12, और क्योंकि लेंथ से घूम रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा, तो अब गलती से सारा ही चैप्टर लाल पेन से समझा दिया। एल एम वी इजिकल टू क्या है, इसका मास छोटा एम था, एम एल स्क्वायर प्लस के एम एल स्क्वायर बाय 3। अरे अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और इसके यहाँ पे नीचे ये आ गया 3 एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ एल आ रहा है, एल एम वी इजिकल टू क्या है, एल बाहर निकाल लिए एल स्क्वायर, और 3m प्लस के m बाई में 3, और यहाँ पे ओमेगा, एक एल से गया m, और यहाँ पे क्या आ गया m v बाई में, इसको अगर यहाँ पे भेज दें तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3m प्लस के m बाई में 3, और इस 3 को अगर ऊपर भेज देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3mv बाई में 3m प्लस के m, ये आ गई ओमेगा। अब आंसर चेक कर लेते हैं अगर कुछ है, सॉरी यहाँ पे एल भी तो था ना, एल 3mv है कहाँ पे, ये रहा पहले में 3mv इसमें भी, लेकिन यहाँ पे छोटा m है यहाँ पे भी, क्योंकि देखो बुलेट का मास था ना यहाँ पे, बाकी सारों में तो यहाँ पे कर रखा है मैंने छोटा m, ये रहा छोटा m, तो यहाँ पे छोटा m आएगा, ठीक है, बुलेट वाला मास। तो ये क्या हो गया, आंसर 3 आ गया 16 का 3, यहाँ पे गया 16 का 3 आ गया। अब चलते हैं 17 के लिए दूसरा पेज निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, अब 17 में क्या दे रखा है, एक मिनट, The ridge body rotates about a fixed axis with a variable angular speed omega is equal to, ओमेगा की वो दे रखी है इक्वेशन 3 माइनस के 5t, क्या दे रखा है, एट एनी टाइम t इन सेकेंड्स द एंगल थ्रो विच इट्स रोटेट बिकम्स, अच्छा देखो क्या दे रखा है, एक कोई था रिज बॉडी है, उसकी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस के, ओमेगा यहाँ पे लिख लेते हैं, ओमेगा 3 माइनस के 5t, ओमेगा ये दे रखी है, एक मिनट, ठीक है, अब ठीक रहेगा। और अब क्या हुआ, अब ये रेस्ट में आ गई बाद में फाइनल में, तो इसने पूछ रहा है कि रेस्ट में आने से पहले उसने कितना एंगल ट्रैवल किया होगा, एंगल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ना, सिंपल पूछ रहा होता है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो घूम रहा होगा तो कितना एंगुलर वेलोसिटी आई होगी, तो एंगल पूछ रहा है। तो जैसे हम लीनियर में करते थे, इसको अगर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखो 4 मिनट के लिए दूसरा पेन लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इजिकल टू डी वी बाई डी टी, यही होता है। ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ा इजिकल टू डी ओमेगा बाई में डी टी, ये आ गया। अल्फ़ा इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 3 माइनस के 5t बाई में क्या हो गया यहाँ पे टी डी टी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा सीधा सा, और अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। तो आगे चलते हैं, अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू
3 माइनस के 5t दे रखा है। अब इनिशियली में टाइम t इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे देखें तो वी ओमेगा फाइनल क्या दे रखा है 0। और हमने देखा था कि जो पहले इक्वेशन 3 सेकंड जो इक्वेशन होती है मोशन की वो क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल इंटू प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। और इसी को अगर यहाँ पे पुट करके देखें तो डिस्टेंस की जगह थीटा प्लस के ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस के हाफ अल्फ़ा और टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा एंगल यानी कि, ठीक है। और एक मिनट दिख रहा है ना, तो ओमेगा इनिशियल क्या दे रखा है 3 और टाइम तो निकाला ही नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा भाई। एक मिनट, ओमेगा इज इक्वल टू 3 माइनस के 5t है। अब t की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि फाइनल तो 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो टाइम किस टाइम पे होगा तो वो आ जाएगी ना। अभी यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको इस साइड भेज देंगे। 5t इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू क्या आ गई 3 बाई में 5 ये आ गई। तो यहाँ पे अगर पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में 3 बाई 5 टाइम प्लस के हाफ अल्फ़ा क्या है माइनस के 5 और टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू में 5 इंटू में 3 बाई 5 ये आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 प्लस के हाफ, प्लस नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस का है ना तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 9 बाई में 5 माइनस के हाफ, 3 3 जा 9 और देखो 5 से एक 5 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 है। अब 9 बाई 5 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 1 माइनस के हाफ ये आ जाएगा। 1 माइनस के हाफ क्या हो जाता है हाफ सीधा सा, यानी कि 9 बाई में 5 इंटू में 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा 9 बाई में 10। ये क्योंकि देखो ये किसकी वैल्यू है रेडियन आ जाएगा, रेडियन क्योंकि ये एंगल में है तो रेडियन सीधा आंसर 17 का फर्स्ट ही ऑप्शन है, 17 का फर्स्ट यहाँ पे गया 17 का फर्स्ट क्या आ गया। अब चलते हैं 18 वे और भाई थोड़े से हाँ चलो 18 में चलते हैं। 18 एक मिनट के लिए देखो सारे पेजों में एक्चुअली ग्लव्स पहनने में हाथ तो गर्म रहते हैं लेकिन वही है कि फिर पकड़ थोड़ी सी ग्रिप खराब हो जाती है। चलते हैं 18 में। 18 में क्या दे रखा है, इफ सडनली अर्थ रेडियस reduced to 1 by n times to its initial value। एक मिनट यार चलो पानी पीना था मुझे, ये क्वेश्चन करवा के ही करता हूँ, काफ़ी प्यास लग गई है। इफ़ सडनली अर्थ्स रेडियस reduced to 1 by n times to its initial value while its mass remain the same। अच्छा ठीक है। देन न्यू ड्यूरेशन इन 1 डे बिकम, देखो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा डैश। और चलो इसको मास तो सेम दे रखा है तो यहाँ पे अगर पुट करके देखें तो एम आर स्क्वेयर ओमेगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा, एम से गया है। अगर मान लो अब यहाँ पे वो करके देखें मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आते हैं 2/5 या फिर कह लो 2/3 ऐसे कुछ आते हैं ना, एक्चुअली में अभी याद नहीं आ रहा यार, तो वो पुट करके देखें तब भी कट जाएगा तो एम कर लिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखता हूँ ई रेडियस का स्क्वायर बाय ओमेगा। अब न्यू रेडियस जो रेडियस इसको आर मान लेते हैं, बड़ा आर का स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू
ओमेगा ये था और इसका n टाइम्स है यानी कि 1/n आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर आ जाएगा ना। ये सेकंड है इक्वल टू क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर बाय में n का स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, समझ नहीं आया होगा। एक मिनट, r का स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू r का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर ओमेगा। ये गया इससे, ये तो अलग था ना, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड पे चलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/, ओमेगा है ना। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखें तो जो एक मिनट, ओमेगा की वैल्यू, चलो इसको डिस्टेंस न्यू से डिवाइड कर देते हैं। टी डैश इज इक्वल टू 2π/, में ओमेगा डैश यही होगा, इससे कट जाएगा 2π और ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। तो टी जो एक्चुअल टाइम है यहाँ की 24 आवर बाय में टी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश बाय में ओमेगा, यही है। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखें हम 24 बाय में टी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश क्या आया है, n का स्क्वायर और ओमेगा बाय में ओमेगा, ऐसा का ऐसा, ओमेगा से गया है ओमेगा और अगर इसको इस साइड भेज दें तो ये इस साइड आ जाएगा। 24 बाय में n का स्क्वायर क्या आ गया, टी डैश, यानी कि न्यू टाइम पीरियड क्या आ गया, अर्थ का जो टाइम पीरियड है ना उसके n का स्क्वायर। इसको फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं हम, टी अर्थ बाय में n का स्क्वायर टी डैश। ठीक है, यह आंसर आ गया भाई अपना। 18 का क्या है, सेकंड। अब चलते हैं चेक कर लेते हैं एक बार 18 का सेकंड। अब 1 मिनट के लिए रुक जाऊं, पानी पी के आता हूँ मेरे में। तो अभी चलते हैं हम 19th क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 1 मिनट। 19th क्वेश्चन में है, इफ a vector and b vector are two vectors in a plane of different magnitude other than 0 and 1, ना तो 0 है ना 1 है इनका मैग्नीट्यूड, देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो देखो, अगर कोई दो वेक्टर दे रखे हो ना, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना होता तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, अगर मान लो बी का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो बी वेक्टर और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड, जिन्होंने मैथ पढ़ रखा होगा तो इसका मतलब पता होगा। मुझे फिजिक्स के थ्रू नहीं पता चला था कि इसका मतलब मोड होता है या फिर कह लो मैग्नीट्यूड, तो मैथ जब मैंने पढ़ा था तो तब पता चल गया था। तो अभी मैं आपको ही बता देता हूँ, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। या फिर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इतना कि मैथ के थ्रू याद है एक्चुअली। तो अगर इसका अभी ये आ गया, इन दोनों के तो परपेंडिकुलर आ गया ये, और अभी इसका यूनिट वेक्टर निकालना था तो इन दोनों के क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा और इन दोनों के परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। सिंपल सा था ये तो। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम, इन दोनों के अलग अलग का नहीं करते हैं, और ये तो अलग अलग दे रखे हैं, उसका भी कुछ मतलब नहीं है। ये शायद फार्मूला होता है, नहीं फार्मूला भी नहीं होता। अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे सिर्फ ए वेक्टर इंटू में ये वाला क्रॉस नहीं और डॉट को होता ना खाली ए डॉट बी, और यहाँ पे सिर्फ बी का वो होता मैग्नीट्यूड, तब ये फार्मूला होता किसका, प्रोजेक्शन का। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है 19 का थर्ड। जो 11th का है ना मैथ, 11th का या फिर नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, 11th या फिर 12th में है वेक्टर, उसके थर्ड 3 या 4 यूनिट है। अगर वेक्टर में काफ़ी दिक्कत आ रही है ना आपको, तो मैथ के वो चैप्टर आप कर सकते हो, काफ़ी मतलब अच्छे रहते हैं। फिजिक्स में इतने काम नहीं आएगा, लेकिन ठीक है समझने के लिए ठीक रहेगा वो फॉर्मूले वगैरह। 19 का क्या है, थर्ड
19 का थर्ड ये आ गया। अब चलते हैं 20 पे। सर्च कर लेना आप उसमें गूगल पे कि अरे यार इंडेक्स नहीं होता है एनसीईआरटी का, इंडेक्स मैथ के इंडेक्स निकाल लेना दोनों का, 11th का भी और 12th का भी, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कौन सा है। तो 20 में चलते हैं। 20 में दे रखा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए चाइल्ड, देखो एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ, रुक जाओ, सॉरी, ठीक है। In the figure given below, a child of mass 4 kg is standing on a wooden block of mass 40 kg, which is kept rest on horizontal smooth ground. If a child walks on the plank with a velocity of 10 meter per second with respect to the plank, then द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो भाई इसमें ना अभी डिराइव करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। अगर जहाँ पे देखो डिराइव करने की ज़रूरत होती है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया 18th, और या फिर इसमें लगा लो जहाँ पे डिराइव करने एक्चुअली में मतलब बनता है ना, वहाँ मैं करवा देता हूँ। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो सीधा सा कि क्या हो जाता है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, दूसरा पेज लेने दो। अगर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है ना, मतलब आपको भी एक वो पढ़ाया होगा ना केस, उसी में करवा देते हैं याद। तो क्या बोलते हैं इसको, वी बॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लैंक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी रिलेटिव, और बाय में एम प्लैंक प्लस के एम बॉय, या फिर कह लो यार एक्चुअली में रेशो निकाल के इनका और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी रिलेटिव, तो वी बॉय आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे बॉय है तो यहाँ पे क्या, ये दोनों तो दोनों में सेम रहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, दोनों फॉर्मूले लिखने दो। वी प्लैंक, अगर प्लैंक की वेलोसिटी पूछ रखी होती तो क्या आ जाती, एम बॉय इंटू में वी रिलेटिव, और नीचे क्या था एम प्लैंक प्लस के एम बॉय, ठीक है। अब इनको कंपेयर करके देखो, ये पोर्शन तो सेम है, ठीक है ना, सेम। अगर यहाँ पे वेलोसिटी बॉय की पूछ रखी है तो यहाँ पे प्लैंक का मास होता, और अगर प्लैंक की वेलोसिटी पूछ रखी है तो मास किसका लेते हैं, बॉय का। ये सीधा सा है। अब इसमें देखें अगर पुट करके, वेलोसिटी रिलेटिव इन्होंने पहले ही दे रखी है। अगर वेलोसिटी रिलेटिव अगर मान लो नहीं दे रखी होती तो हम निकालते कैसे, उसके लिए काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा अच्छे से क्या, वो तो सिंपल सा है यार, v1 रिस्पेक्ट टू 2 माइनस के 1, सीधा सा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रिलेटिव दे रखा है, देखो रिस्पेक्ट टू प्लैंक, इसका मतलब यही है ना, वेलोसिटी ऑफ हमने चाइल्ड की वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो वेलोसिटी रिलेटिव ये दे रखी है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और पूछ किसकी रखी है, द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक पूछ रखी है, तो प्लैंक वी प्लैंक क्या आ गया, एम बॉय का मास कितना है 4, इंटू में वेलोसिटी रिलेटिव 10, बाय में एम प्लैंक कितना है मास प्लैंक का 40, प्लस के बॉय का मास कितना है 4, तो ये क्या आ गया प्लस के 4 इंटू 10, बाय में 44 है ना, 11, वी प्लैंक क्या आ गया 10 बाय में 11 कितना 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पहला ही ऑप्शन है 20 का फर्स्ट, अब देखते हैं 20 का फर्स्ट, 20 का सेकंड, अरे 20 का सेकंड आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ कर दी हम, अरे यार छी, देखो ये भी निकाल दिया और फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 11/10, देखो हद हो गई ना। 20 का क्या है सेकंड, 20 कहाँ पे गया, 20 का सेकंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की वीडियो में बताऊँगा। और चलो भाई कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो, काफ़ी अच्छे से समझाया, जहाँ पे जरूरत हुई डेरिवेशन की वहाँ पे डिराइव भी करवाया मैंने, लेकिन जहाँ पे यार
सिर्फ फॉर्मूले से काम होता है तो वहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं रहती, फिर वहाँ पे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब नीट में हम फॉर्मूले तो मतलब फॉर्मूले याद करके लेके जाने पड़ेंगे, वहाँ पर डिराइव करने तो बैठेंगे नहीं। ठीक है।